सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। मटेरियल कॉस्ट हिंदी में कहते हैं सामग्री लागत नियंत्रण। सामग्री लागत नियंत्रण। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भाई? कोस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेचर के अगर बेसिस पे बात करें तो कोस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। 2 तरह की मटेरियल थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर भी 2 तरह के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस भी 2 तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलकर हमारे क्या बनते हैं? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलकर बनते हैं हमारे ओवरहेड, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं कि कॉस्ट के कितने टाइप, कॉस्ट को कितने टाइप में बांटा जा सकता है? तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। तो जो मटेरियल है, मटेरियल यानी सामग्री सबसे मेन पार्ट है। सबसे मेन पार्ट, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट जिस चीज का बनाएंगे तो उसमें मटेरियल सबसे ज्यादा लगता है, और पर यूनिट कॉस्ट में भी इसका हिस्सा, मटेरियल का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो मटेरियल को क्या किया जाता है? कंट्रोल। आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे भाई, हम कौन सा ऐसा मेथड अपनाएं जिससे हमारे मटेरियल कॉस्ट को कम किया जा सके, ठीक है। इन कंट्रोल कैसे किया जा सके मटेरियल का, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। भाई मटेरियल से क्या समझते हो? मटेरियल में क्या शामिल किया जा सकता है? तो मटेरियल में रॉ मटेरियल आ गया, यानी कच्चा माल। आ रही है बात सुनिए। कच्चा माल क्या होता है? रॉ मटेरियल क्या होता है भाई? हम कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे मान कर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसमें प्लास्टिक क्या है? कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। आ रही है बात समझ में? दूसरे नंबर पे आता है, एक वर्ड आता है स्टोर। स्टोर क्या होता है? स्टोर बताओ आप। स्टोर में हम क्या चीजें शामिल करते हैं? स्टोर में अगर हम रॉ मटेरियल तो शामिल करते हैं, रॉ मटेरियल तो शामिल करते ही हैं, प्लस कुछ जो सप्लाई होती है, जैसे सेकेंडरी सप्लाई, छोटे मोटे मेंटेनेंस की मटेरियल। भाई हमारी जो प्रोडक्ट्स, तो मशीनें वगैरह खराब हो गई तो उनको मेंटेनेंस मटेरियल। कुछ स्पेयर पार्ट्स यानी उपकरण, कुछ स्पेयर पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स हो गया, ठीक है। और छोटे मोटे पुर्जे होते हैं, टूल्स। इन सब चीजों को हम किसमें शामिल करते हैं? स्टोर में। यानी स्टोर जो रूम होता है, स्टोर रूम में जो चीजें रखी जाती है उनको क्या बोलते हैं? हम स्टोर बोलते हैं। आएगा समझ में? मटेरियल में हम रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को शामिल करते हैं, और स्टोर में हम किसको शामिल करते हैं? रॉ मटेरियल के साथ साथ सेकेंडरी सप्लाई हो गई, मेंटेनेंस का मटेरियल हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गए, टूल्स हो गए छोटे मोटे, ठीक है। ये सब किसमें आते हैं? स्टोर, ठीक है। एक वर्ड आता है स्टॉक। एक वर्ड आता है स्टॉक। स्टॉक में क्या आएगा? देखो, जो कच्चा माल है, कच्चा माल रॉ मटेरियल का स्टॉक तो मटेरियल आ जाएगा, बट और स्टॉक में क्या आ गया? इसमें ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है।
ओपनिंग। ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है भाई, जैसे रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल का 0% प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, 0% प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। मतलब जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ वो क्या होती है, हमारी कच्ची सामग्री होगी, ठीक है। और 100% अगर प्रोडक्शन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। आ रही है बात में, 0 से लेके 100% तक, 0 से लेके 100% तक जितना भी प्रोडक्शन हुआ हो, 50% प्रोडक्शन हुआ हो, 90% प्रोडक्शन हुआ हो, या ना, यानी इसको कह सकते हैं आधा अधूरा बन गया, ठीक है प्रोडक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, बीच का जो होता है उसको बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। आई बात समझ में। तो इसके ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स किसमें शामिल करते हैं, स्टॉक में शामिल करते हैं। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। अब एक वर्ड आता है हमारे पास मटेरियल, स्टोर, स्टॉक, हमने सब चीजें पढ़ ली। अब एक वर्ड हमारे पास आता है इन्वेंट्री, आपने पढ़ा होगा इन्वेंट्री बहुत बार, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में हम क्या क्या शामिल करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं ना, इसमें मटेरियल भी आ जाएगा भाई, ये स्टोर, स्टोर भी आ जाएगा, स्टोर में वैसे मटेरियल शामिल है, स्टॉक भी आ जाएगा। और प्लस में एक चीज और, कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और कुछ हमारा क्या बढ़ जाता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव, फिर हम उनका क्या करते हैं, दोबारा से यूज करते हैं, डिफेक्टिव मटेरियल, सबको हम किसमें शामिल करते हैं, इन्वेंट्री में। आएगा समझ में। इन्वेंट्री में क्या क्या शामिल करते हैं, मटेरियल, स्टोर, स्टॉक, और इसके साथ साथ हम डिफेक्टिव मटेरियल को भी शामिल करते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको दूषित सामग्री, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, दूषित सामग्री। आई बात समझ में यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रश्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में कह के इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल भी पढ़ लेते, क्योंकि इन्वेंट्री का क्षेत्र स्कोप ज्यादा बड़ा है बजाय मटेरियल के, ठीक है। इन्वेंट्री का क्षेत्र ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इन्वेंट्री में तो सारी चीजें आ गई। आएगा समझ में, यहाँ तक एक नोट करो फटाफट। ये नोट मिटा देते हैं, मिटा। अब देखते हैं हम क्यों कर रहे हैं पढ़ाई, भाई मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल हम क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो हम पढ़ लेते हैं भाई। सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य महत्व हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में समझ जाना। आप लोगों से कैसी बात कर रहे हैं, हिंदी लिखने से इंग्लिश में कैसे आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, उद्देश्य, महत्व, क्या क्या महत्व है, उसका क्या उद्देश्य, ठीक है। क्या क्या महत्व, क्या क्या उद्देश्य है। पहला महत्व है, ये उद्देश्य है आवश्यक सामग्री का अनुमान, आवश्यक सामग्री का अनुमान। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिखना है कि किसी को इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में लिख लेना। करेक्ट फोरकास्ट ऑफ नेसेसरी मटेरियल, सही अनुमान भी कह सकते हैं, सही अनुमान, सही अनुमान ही लगाते हैं भाई। हमें कोई जो मटेरियल चाहिए हम उसको क्या करते हैं, सही से अनुमान लगाते हैं। करेक्ट फोरकास्टिंग ऑफ
नेसेसरी मटेरियल। आई बात समझ में। दूसरा है उचित मूल्य पर क्रय। उचित मूल्य पर क्रय। परचेज किस पर कर रहे हैं भाई, हम फेयर प्राइस पे, ठीक है, परचेज ऑन फेयर प्राइस। तीसरा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है सामग्री प्राप्ति की जांच। सामग्री प्राप्ति की जांच एक बार देख लेते हैं, फिर इनके बारे में बताएंगे। सामग्री प्राप्ति इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड। संतुलित भंडारण। संतुलित भंडारण। संतुलित भंडारण, बैलेंस स्टोर, ठीक है, बैलेंस स्टोरिंग। सामग्री के मटेरियल के वेस्ट फ्रूट कपन कहते हैं, फ्रूट पर नियंत्रण। कपन हिंदी में ना समझ इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट, जल्दी से यूज यही करता है, फ्रूट क्यों कर रहा है, ठीक है। तो वेस्ट को हिंदी में कहते हैं 6M गबन पर नियंत्रण, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वेस्टेज एंड फ्रूट। अगला लिख लेते हैं सूचनाएं उपलब्ध करवाना। सूचनाएं उपलब्ध इंफॉर्मेशन अवेलेबल। क्या होता है भाई, पहले आवश्यक सामग्री का सही अनुमान। भाई हम अगर करेक्ट सही ढंग से मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का सिस्टम अपनाते हैं, हम कोई ऐसी विधि अपनाते हैं जिससे हमारी मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा भाई फीचर्स में इतनी सामग्री की आवश्यकता है, इतना मटेरियल की आवश्यकता है, तो हम उसका सही फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर कॉस्ट कंट्रोल की विधियां अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ से खरीदते हैं मटेरियल तो इस प्राइस पर आ रहा है, यहाँ से इस पर आ रहा है, तो हम फेयर मूल्य पर परचेज कर सकते हैं। और ये बात में जो सामग्री हमें रिसीव हो रही है हम उसकी जांच भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हम उचित संतुलित भंडारण कर सकते हैं, यानी न तो ज्यादा भंडारण स्टोरेज कर सकते हैं, न कम स्टोरेज कर सकते हैं। और ये बात सुनो, सामग्री के वेस्ट एंड फ्लोर पर भी क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, और सूचनाएं जो मांगी गई सूचनाएं हैं वो भी समय पर उपलब्ध हो जाती है। ये सारे क्या है उद्देश्य और इम्पोर्टेंस है किसके, सामग्री कॉस्ट कंट्रोल के। आई बात समझ में यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम नहीं है, नोट करो यहाँ तक। यहाँ तक नोट कर लिया, अच्छी बात है। मिटा देते हैं। इसी में अपना टॉपिक पढ़ते हैं, मेथड ऑफ मटेरियल कंट्रोल। भाई कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल लिख लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनको अपना के हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी कौन कौन सी विधियां हो सकती है। इसमें लिख लेते हैं कौन कौन सी, पहले लिख लेते हैं जनरल प्लानिंग टेक्निक। प्लानिंग टेक्निक
ये हिंदी में इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ, हिंदी वालों को भी क्या इंग्लिश वर्ड इसके यूज में याद में करना है, ठीक है। सामान्य नियोजन तकनीक, सामान्य आगे आगे सामान्य नियोजन तकनीक, आगे आगे ऐसे मेथड है जिनको इंग्लिश में याद रखना जरूरी है, हिंदी में भी समझ नहीं पाओगे। सामान्य नियोजन तकनीक, सामान्य नियोजन तकनीक, हाँ जी। क्या होती है सामान्य नियोजन तकनीक? सामान्य नियोजन तकनीक ये बताती है कि भाई हम अपने जो हमारा स्टोर रूम है, स्टोर रूम है, ये जो हमारा स्टोर रूम है, ये गोडाउन है, जहाँ पर हम क्या करते हैं अपने मटेरियल को स्टोरेज करके रखते हैं। तो ये किसके पास होना चाहिए? या तो रेल लाइन के पास, रेल लाइन के पास, या हाईवे के पास, या हाईवे के पास ऐसे होना चाहिए। जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, अब जैसे सपोज करो इन दोनों ये पास पास है, रेल लाइन वो यहाँ जा रही है और सपोज करो यहाँ रेल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, मैं वो स्टोर गोडाउन बना रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या लग सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग सकती है ना भाई। यहाँ से यहाँ तक भी हम ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे तो वो कॉस्ट बढ़ेगी हमारी। अगर इसके बिल्कुल पास हो तो क्या होगी, हमारी कॉस्ट कम होगी। आ रही है बात समझ में? तो जनरल मैकेनिक टेक्निक यही बताते हैं कि भाई हमारा जो गोडाउन है, जो स्टोरेज रूम है, वो कहाँ होना चाहिए, हाईवे या इसके पास होना चाहिए, रेल लाइन के पास। इससे क्या हो सकता है, हमारी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाए, बच जाए। आगे बात समझ में? और हम क्या करें, उनको जो भी मटेरियल प्राप्त हो उसकी सही ढंग से जांच करें, ठीक है, उनका अलग अलग रिकॉर्ड करें, अलग अलग बिन में उनको रखें, ठीक है, जैसे हमें उनका सही ढंग से कंट्रोल कर सकें। आई बात समझ, यहाँ तक जनरल प्लानिंग टेक्निक सबको समझ में आ गई। दूसरा है स्टॉक स्तर निर्धारित करना। वेरियस स्टॉक लेवल, विभिन्न स्टॉक स्तर निर्धारित करना, निर्धारित करना। क्या होता है ये भाई, हम क्यों ना पहले से ये लेवल बना दिए जाए स्टॉक के, ठीक है। कौन कौन से लेवल बनाए जा सकते हैं? जैसे पहला है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, स्टॉक, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं पुनर्आदेश स्तर, अपने को इंग्लिश में ज्यादा याद रखना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन जो आए उसमें इंग्लिश में लिखना है, पुनर्आदेश स्तर। रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्या होता है कि भाई हम पहले से एक लेवल बना देते हैं, ठीक है, इतनी क्वांटिटी का लेवल बना देते हैं कि भाई इस क्वांटिटी पर अगर हमारा स्टॉक आ जाता है ना, इस क्वांटिटी पर हमारा क्या आ जाता है, स्टॉक आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, और परचेज करने का ऑर्डर दे देना चाहिए, ठीक है, और परचेज करने का ऑर्डर दे देना चाहिए, और मटेरियल परचेज करने का ऑर्डर दे देना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल, स्टॉक लेवल हम कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं मैक्सिमम टाइम टू गेट गुड्स सप्लाई, यानी हम अगर गुड्स, हमारे गुड्स की सप्लाई होने में मैक्सिमम कितना टाइम लगता है, ठीक है, और इसको हम गुणा कर देते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। जो हमारी कंजम्पशन रेट है ना, वो भोग दर है, वो भोग दर से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं,
आई बात समझ में? क्या है फॉर्मूला? मैक्सिमम टाइम टू गेट गुड्स सप्लाई। हम अगर आदेश दें, ऑर्डर दें, गुड्स प्राप्त करने का ऑर्डर दें, तो कितने कितने टाइम में हमारे सप्लाई हो जाएगी, ठीक है, उसको गुणा कर देते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, यानी हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स का जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी रेट क्या है, ठीक है, वही कितना उस टाइम कितना गुड्स कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम रेट क्या है, ठीक है। आई बात समझ में? भाई मैक्सिमम टाइम इतना लग सकता है, मैक्सिमम रेट हम इतना कंजम्पशन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दोनों का गुणा ही क्या होता है? रीऑर्डर स्टॉक लेवल होता है, यानी आप तक हमारा क्या हो जाएगा, इस लेवल पर पहुंचते ही हमें गुड्स खरीदने का ऑर्डर दे देना चाहिए। आई बात समझ में? यहाँ तक दूसरा है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम मिनिमम स्टॉक लेवल को हिंदी में कहते हैं न्यूनतम स्टॉक। ये मिनिमम स्टॉक लेवल ये होता है कि भाई इससे कम गुड्स तो होना ही नहीं चाहिए। अगर इससे कम गुड्स हमारे पास रहेगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, और इससे कम हमें रखना ही नहीं है। जो प्रोडक्शन का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर स्टॉक लेवल माइनस, इसमें से माइनस कर देते हैं एवरेज टाइम टू गेट गुड्स सप्लाई, गुणा एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, रीऑर्डर स्टॉक लेवल पे माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करेंगे? एवरेज टाइम टू गेट गुड्स सप्लाई गुणा एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? दो लेवल हो गए हमारे पास, नोट कर लिया? यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तीसरा हमारे पास स्टॉक लेवल है, उसका नाम है सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला है एवरेज टाइम टू गेट्स गुड्स सप्लाई, गुणा एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। यानी ये लेवल है जहां पर हम क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं, ठीक है, बट इससे कम क्या होता है? हमारे लिए हानिकारक होता है। अगला है हमारे पास सुरक्षित, हिंदी कहते हैं सुरक्षित स्टॉक। अगला है हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल।
हिंदी में कहते हैं अधिकतम स्टॉक स्तर। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, हम एक बार में रीऑर्डर लेवल पर ही तो मंगाएंगे, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, और कितनी कितनी मात्रा मंगाएंगे तो ये पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं भाई इतनी क्वांटिटी में मंगाएंगे, जिसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें से इन दोनों के जोड़ जैसे माइनस कर देते हैं, मिनिमम टाइम टू गेट गुड सप्लाई, गुणा मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। यहाँ तक बात आई, हमने सेफ्टी पढ़ लिया और मैक्सिमम स्टॉक लेवल पढ़ लिया। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक लेवल पढ़ लिया और मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है भाई, इससे ज्यादा भी स्टॉक नहीं रखना चाहिए, इस लेवल से ज्यादा भी स्टॉक नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी स्टोरेज को रखने की भी कुछ कॉस्ट आती है वो बढ़ जाएगी। आगे बात सुनिए, मिटा देते हैं यहाँ पे। अगला है हमारे पास 5 नंबर पे भाई एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे, ये तो आपको पता ही है। क्या मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अपॉन में 2 का भाग लेते क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगी। आएगा समझ में? ये इसका दूसरा फॉर्मूला है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस में 1/2 इसका रीऑर्डर क्वांटिटी का। आई बात समझ में? यहाँ तक एवरेज स्टॉक लेवल दोनों फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं, पर दोनों से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ये फॉर्मूला जब यूज किया जाता है जब हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल की कोई सूचना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, तो हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक हमारे पास होता है लास्ट में डेंजर, खतरा। डेंजर क्या है? खतरा। डेंजर स्टॉक लेवल बराबर मिनिमम टाइम टू गेट गुड सप्लाई, गुणा मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये हमारे पास 6 वेरियस लेवल हमने निकाल लिए, इस इन फॉर्मूले की सहायता से 6 लेवल हम निकाल लेंगे। इलिस्ट्रेशन करेंगे, एक इलिस्ट्रेशन करते हैं हमारी बुक का। मैं इसको मिटाता हूँ।
बेटा कर देता हूँ, फिर क्या करते हैं इलस्ट्रेशन करते हैं जिससे तुम ट्यूशन अटेंड कर पाओ। देखो एक मेरे पास जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो अपनी बुक का इन ए फैक्ट्री वीकली कंजप्शन ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल ए एंड बी। एक फैक्ट्री में एक वीकली कंजप्शन मतलब दो मटेरियल है डिफरेंट ए और बी, उनका क्या बता रखा है हमें कंजप्शन बता रखा है। इसमें मैक्सिमम यूजेज कितना है 225 यूनिट, मिनिमम यूजेज लिख ले क्या, मैक्सिमम यूजेज कितना है मैक्सिमम यूजेज कितना है 225 और मिनिमम यूजेज है 75 यूनिट। मिनिमम है बराबर 75, ठीक है, यूनिट है यूनिट्स। ये किनका है ए व बी का, ए व बी मटेरियल का हाँ जी। अब देखो और इंफॉर्मेशन की गिवन है, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है हमारे पास, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है। रीऑर्डर क्वांटिटी ए की 1200, ए बराबर कितनी है 1200 यूनिट और डी की कितनी है 1800 यूनिट, डी की कितनी है 1800 यूनिट। रीऑर्डर पीरियड गिवन है, रीऑर्डर पीरियड गिवन है कितना, एक का कितना है भाई, एक का है 4 to 6 वीक, और वीक का कितना है, वीक का है 2 से 4 वीक, 2 से 4 वीक। चलो इसको करते हैं, इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या निकाले, सबसे पहले रीऑर्डर स्टॉक लेवल निकाले, रीऑर्डर निकाले। हाँ ये सॉल्यूशन है, यहाँ से सॉल्यूशन कैसे निकाले, फॉर्मूला पता ही है आपको, फॉर्मूला क्या है रीऑर्डर स्टॉक लेवल का, बराबर ये लिख लेते हैं, बराबर मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम क्या है यूजेज यानी कंजम्पशन गुणा मैक्सिमम टाइम, ये तो था मैक्सिमम टाइम। तो एक का निकालें तो एक का कितना आएगा, मैक्सिमम यूजेज कितना है, दोनों का है 225, दोनों का कितना है 225 गुणा कर दें मैक्सिमम टाइम, एक का मैक्सिमम टाइम कितना है, देखो रीऑर्डर कितना है 6 है, 4 से 6 है ना, तो मैक्सिमम कितना है 6, 4 तो मिनिमम है, मैक्सिमम 6 है, 225 को 6 से गुणा करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 225 को 6 से गुणा करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1350 यूनिट आ जाएगी, 1350 यूनिट। ये किसकी आ गई, एक की, बी की भी ऐसे निकाल लेंगे भाई, बी का कितना है, ये 225 सेम है और बी का जो मैक्सिमम टाइम कितना है 4 वीक, 225 को अगर 4 से गुणा करें तो ये 900 आ जाएगा। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लो, मिनिमम स्टॉक लेवल सेकंड नंबर पे निकाल लेते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल
माइनस क्या कर देते हैं, एवरेज टाइम या एवरेज यूजेज। ये कंजम्पशन एक, यूजेज एंड कंजम्पशन एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पहले कंजम्पशन बता दिया, अब यूजेज बता रहे हैं। और एवरेज टाइम, एवरेज टाइम एक का निकालना है हमें, री ऑर्डर लेवल एक का कितना है 1350, 1350 है ना भाई। एवरेज यूजेज कितना है, एवरेज यूजेज देखो 225 तो मैक्सिमम यूजेज है और 75 कितना है मिनिमम, 225 मैक्सिमम है और 75 मिनिमम है, तो दोनों का एवरेज क्या है 225 और 75 दोनों को जोड़ो कितने 300, 300 में 2 का भाग 150 क्या आ गया एवरेज, 150 क्या आ गया एवरेज, और गुणा करते हैं एवरेज टाइम से। एक का एवरेज टाइम 4 से 6, 4 और 6, 4 मिनिमम है 6 मैक्सिमम है, तो एवरेज दोनों का 5, 150 को 5 से गुणा करो 750, 1350 का अगर 750 करेंगे तो ये 600 यूनिट आ जाएगा, 600 यूनिट, ठीक है। 1350 750 लेस करके 600 यूनिट आ जाएगा। बी का भी सेम इसी तरीके निकाल लो, बी का कितना है 900 यूनिट री ऑर्डर लेवल और 150 सेम है दोनों का यूजेज तो सेम ही 150 गुना यहाँ पे एवरेज टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई 150 3 से गुणा करें 450, 900 में 450 घटाएंगे तो 450 होगी, क्लियर हो। क्या निकाल लिया हमने मिनिमम निकलवा, और क्या निकलवा रहा है क्वेश्चन में मैक्सिमम निकलवा रहा है। मैक्सिमम निकलवा रहा है तो लगा देते हैं मैक्सिमम का फॉर्मूला, तीसरे नंबर पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल बराबर क्या पढ़ा था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस क्या मिनिमम यूजेज गुणा मिनिमम टाइम, मिनिमम कम से कम टाइम बताओ। एक का रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल तुम पता ही है 1350 है, एक का 1350, रीऑर्डर क्वांटिटी भी एक की कितनी है 1200 प्लस में 1200, 1350 और 1200 माइनस मिनिमम यूजेज कितना है, एक का मिनिमम यूजेज सेम है 75 दोनों का सेम है 75 और गुना मिनिमम टाइम, एक का मिनिमम टाइम कितना है भाई 4 भी 1350 और 1200 कितने होते हैं 2550, 2550 को 75 300 डैश करें तो ये कितना आ जाएगा 2250 आ जाएगा, 2250 यूनिट्स आ जाएगा। आज बात समझ में। बी का भी इसी तरह कर देंगे, बी का कितना है 900 प्लस बी की रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी भाई रीऑर्डर 1800 है माइनस 75 सेम है दोनों का गुना यहाँ पे 2 आ जाएगा मिनिमम टाइम, ये कितने हो गए 1800 900 2700 में ये 150 घटाना 2550। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अगला क्या करना है हमें, एवरेज स्टॉक लेवल निकलवा रहा है, स्टॉक लेवल एवरेज स्टॉक लेवल निकलवा रहा है। कैसे करें एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन में 2, तो एक का कैसे आ जाएगा, एक का मैक्सिमम कितना है 2250
प्लस में मिनिमम कितना है एक का 600, 2250 600 इसमें भाग दे दे कितने का 2 का, 2250 और 600 कितने होते हैं 2850 का आता 1425। डीप का निकाले तो कैसे निकालेंगे, सेम मैक्सिमम डीप का कितना है 2550 प्लस में 450 अपोन में 2 बराबर 2550 और 450 कितने होते हैं 3000, 3000 2 को भाग दें तो 1500। जहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व, ठीक है, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब और क्वेश्चन और रजिस्ट्रेशन है इनकी प्रैक्टिस करना। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।